नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 सितंबर को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो वाराणसी दौरा उनका रहने वाला है मॉरिशस। पीएम संग पीएम मोदी जाएंगे और सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी शामिल होंगे। वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता होगी। यूपी सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन पर वार्ता होगी। वार्ता के बाद रात्रि भोज में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन रहने वाला है और उनके आगमन को लेकर तैयारियों का सिलसिला अब शुरू होगा। मॉरिशस के पीएम संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और सीएम योगी के साथ कई सारे मंत्रीगण भी मौजूद रहने वाले हैं। और आज 11 सितंबर को एक रात्रि भोज भी रहेगा, जिसमें कई सारे मंत्री जो है शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 सितंबर को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र। एक बार फिर से उनका आगमन और इसी के साथ साथ तैयारियों का दौर भी अब जल्द शुरू होगा। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 सितंबर को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। मॉरिशस पीएम संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, यानी उनके साथ जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं और दोनों ही वाराणसी जाएंगे और अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से जो है हर एक पहलू पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अवगत कराते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कवायद शुरू होगी। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अमन, 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा, मॉरिशस के पीएम भी उनके साथ आने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी है, तैयारियों की कवायद शुरू हुई और नहीं हुई तो कब से होगी? देखिए निशु, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो मॉरिशस के जो सीएम है नवीन चंद्र राम गुलाम, वो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अगर बात की जाए मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी, तो अगर बात की जाए भारत की, तो कहीं ना कहीं जो भारत का और मॉरिशस का जो कल्चर है वो एक जैसा है। तो उसके लिए जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। और अगर बात की जाए तो 3 दिन का जो उनका दौरा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है कल्चर का, उस पर ज्यादा चर्चा हो सकती है और औद्योगिक विकास में ज्यादा चर्चा हो सकती है। वहीं अगर जिस तरीके से बात की जाए तो जो इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो केंद्र की तरफ से एस राजलिंगम, उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वो ही पूरा प्लान बनाएंगे किस तरीके से कहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता होगी और किस हिसाब से जो आउटिंग है वो डिसाइड की जाएगी, किस तरीके से प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे, किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर कब दिया जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री मॉरिशस को दी जाएंगी। और बात की जाए किस तरीके से जो रिश्ते हैं वो मॉरिशस और भारत के बीच में और मजबूत होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाओं की बात की जाए तो भारत का और मॉरिशस का जो कल्चर है वो लगभग एक सामंजस्य एक इक्वल तरीके से है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का बाजार है वो तेज हुआ है कि क्या सांस्कृतिक विरासतों को उत्तर प्रदेश से जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो लेने के लिए आ रहा है। क्या मॉरिशस की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको उत्तर प्रदेश को कुछ दी जाएगी। तो तमाम कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब उन पर जो पूर्ण विराम है वो 8 तारीख को 8 सितंबर को यानी लेकिन अमन, इतना तो तय है कि दोनों ही देशों के बीच जो मजबूत संबंधों की कवायद है और उसकी नींव जो है एक बार फिर से यहाँ पर गहरी होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ वो क्रम जो कि हमेशा हम अमन देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पहुंचते हैं संसदीय क्षेत्र और वहां पर तमाम तैयारियों को पुख्ता करते हुए नजर आते हैं। तो इस बार क्या कुछ स्केड्यूल सामने आया, सीएम कब जाएंगे? देखिए सीएम की अगर बात की जाए तो जब 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री मॉरिशस जब काशी में आएंगे तो उससे पहले 6 और 7 तारीख को प्रधानमंत्री खुद माफ करिएगा मुख्यमंत्री खुद काशी विश्वनाथ के दौरे पर रहेंगे। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि अगर बात की जाए दो जो विश्व गुरु होने वाले 2 विश्व गुरु हैं
भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो दो एक बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की काशी में होंगे, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता एक बड़ा पहलू है। साथ ही में बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है महामहिम आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो साफ तौर पर ये एक बड़े चेहरे खुद ही इसका अनुपालन करेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराएंगे और साफ किया जाएगा कि क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्व विख्यात हो चुका है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन हमेशा से ही विश्व विख्यात था और जब से योगी सरकार 8 सालों में आई है तो सांस्कृतिक विरासतों को और ज्यादा बढ़ोतरी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं जब पीएम आएंगे तो पीएम के जो स्वागत में किस तरीके का योगदान रहने वाला है उसको सुनिश्चित करने के लिए सीएम खुद इसका जायजा लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल, और देखना होगा ये क्रम कब शुरू होगा और इसी के साथ साथ ये दौरा कितना ज्यादा अनोखा और महत्वपूर्ण होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। और इस बीच खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता और युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अनोखे अंदाज में राजनीतिक संदेश दिया है। शहर में जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। इन होर्डिंग्स में रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें अंकित हैं। इस होर्डिंग को लेकर कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र की रक्षा और वोट की हिफाजत के लिए हम समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ मिलकर पूरी मजबूती से मैदान में हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्टर को इंडिया गठबंधन की ताकत और एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, तो वहीं भाजपा इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है और उनकी ओर से कहा गया है, ये संदेश दिया गया है कि 2024 के चुनाव में गठबंधन मिलकर धर्म की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। तो ये पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर जगह जगह ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ आपको नजर आ रहा है कि मध्य में भगवान श्री कृष्ण है, तो एक तरफ राहुल गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं। और वोट चोरी का मुद्दा जो कि लगातार विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा है, तो इसी पर पूरी सियासत जो है इस समय मरकज में नजर आ रही है, यानी केंद्र में इस समय ये वोट चोरी की सियासत जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसके बाद कहा यह जा रहा है विपक्ष की ओर से कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर वोट की हिफाजत के लिए सामने आएगा और जो वोट चोरी की जा रही है इसके खिलाफ विपक्ष की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और ये पोस्टर इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां पर इस पोस्टर में जो पूरा इसका प्रिंट रहा है या इसके पीछे का जो आइडिया है वो चर्चा का विषय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा उस जंग की तरफ है जो कि वोट चोरी के खिलाफ जो है विपक्ष की ओर से लड़ी जा रही है। और ये मुद्दा लगातार दिन प्रतिदिन नित्य नए मुद्दे उठाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में किस प्रकार इस मुद्दे को और ज्यादा भुनाया जाएगा और नैरेटिव क्या बिल्ड किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच हमारे साथ अवनीश त्यागी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसे में सवाल पहला यही कि पोस्टर जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, और ये बात कही जा रही है कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। सर, पोस्टर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पोस्टर जो है ये एक तरह से संकीर्ण, पीड़ित और कुंठित मानसिकता का परिचायक है। ये कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी दल जिस तरह से सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये कुंठा उनकी बोलती है, कभी भाषण में बोलती है, कभी बयानों में बोलती है, कभी पोस्टर में बोलती है। ये कुंठा है कि जिस तरह से उनको देश की जनता लगातार नकार रही है, उनको समर्थन नहीं कर रही है, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उससे ये कुंठित लोग इस तरह की हरकतें करके सुर्खियों में बटोर कर रहना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। ये केवल उसका सस्ता हथकंडा है।
ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ऐसे में सर, पोस्टर के जरिए क्या संदेश आपकी ओर से दिया जा रहा है वोट चोरी के खिलाफ? क्या कुछ लामबंदी आप आने वाले समय में करेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार निश्चित। देखिए, ऐसा है कि ये एक अपने अत्युत्साही कार्यकर्ता है, उन्होंने पोस्टर लगा दिया। उद्देश्य मूल यही है कि गीता में भगवान कृष्ण ने या तमाम धर्म शास्त्रों में हमें समय समय कहा गया है कि जब भी अन्याय अत्याचार बढ़ जाए तो किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, उसी समाज के बीच से ही। और वो उस बुराई, उस कृति और लोकतंत्र में नेता ही, समाज को लेके चलने वाला अगुवा ही, एक राजनीतिक पार्टी ही इस लोकतंत्र में हो रही वोट चोरी हो या तमाम आरक्षण का मामला हो, दलितों पिछड़ों की हकमारी की बात हो, उसमें लोकतंत्र में राजनीतिक दल का नेतृत्व ही जो है लड़ सकता है। तो एक ये है कि बस केवल उनको ईश्वर का, जहाँ तक भगवान की फोटो लगाने का सवाल है, वो अत्युत्साह में उन्होंने लगा लिया। हालांकि तमाम पोस्टरों में लोग लगाते हैं, भगवान के साथ भी आजकल उनके त्योहारों को और ये सब मनाते समय लगाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को गलत इसलिए दिखता है कि वो तो मोदी में 14 के बाद नया भगवान लेके आए हैं। ये तो हर हर मोदी कहते थे, जो भगवान शिव का अपमान नहीं होता क्या? ये लगातार मोदी को भगवान के रूप में इनके नेता पोस्टर लगाते रहे हैं। सीधी सी बात है, इसका कोई निहितार्थ और कोई मतलब नहीं है। ये है कि भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं गीता में, जो उपदेश है, वो यही कहते हैं कि अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त करने के बजाय उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। अवनीश जी, आपने सुना धर्मेंद्र जी को, उनकी ओर से कहा गया है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना सकते हैं तो हम पोस्टर में तो भगवान लगा ही सकते हैं। देखिए, ये जो अभी इन्होंने एक बात कही धर्मेंद्र जी ने कि जब जब धर्म का हानि होती है, जब जब अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब कोई देश में आता है। तो वो मोदी जी और योगी जी आ चुके हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता को साथ लेके, जनता उनके साथ है। उन्होंने जो अन्यायी अत्याचारी सरकारें थी, ऐसे लोग थे जो सनातन को नष्ट करने पे लगे थे, देश को नष्ट करने पे लगे थे, मानवता को खराब करने पे लगे थे, मानवता को भ्रष्ट करने पे लगे थे, उन लोगों के खिलाफ वो अवतार के रूप में आए हैं। इस तरह की ताकत आई है, उनके भीतर वो शक्तियां भगवान ने दी है। देख लिया आपने, अवतार मान रहे हैं उनको, मानो मानते नहीं। ये बायोलॉजिकल नहीं, ये बायोलॉजिकल नहीं मानते ना। ये तो पूरे देश को उन्होंने खुद ही बता रखा है नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो देख लीजिए, ये तो भाजपा का मूल चरित्र ही है। ये अवतार मानते हैं, ये भगवान का अपमान करने पीछे नहीं हटते लोग। ये ऐसे आप बात करेंगे तो किसी की बात जनता तक नहीं पहुंचेगी, अपनी दर्शकों को नहीं समझ में आएगी। और बयानों में निकाल रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जितनी हरकतें करेंगे, सनातन को बदनाम करने की हरकत करेंगे। लेकिन अवनीश जी, एक बार फिर से मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अवनीश जी, मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए अवनीश जी। वोट चोरी का मुद्दा आप देख रहे हैं लगातार गर्मा रहा है, क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है कि क्या ये मुद्दा आपके लिए आने वाले समय में भारी पड़ सकता है? क्योंकि आप अभी समझ में आ रहे हैं इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है विपक्ष, ऐसे में आपके लिए मुद्दा आने वाले समय में हावी हो सकता है। तो ऐसे में इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, वोट चोरी नहीं है, ये वोटर लिस्ट ध्वस्त हो रही है। जो वोटर लिस्टों को घुसपैठियों ने खराब कर दिया था, जो गड़बड़ कर दी थी, उसको दूर करने का काम हो रहा है। ये बिल्कुल जैसे दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। अब बिल्कुल निरपेक्ष भाव से काम होगा, पारदर्शिता आएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, पारदर्शी चुनाव होंगे। तो इन लोगों को, जो बेईमान लोग थे, जो घुसपैठिए थे, जिन लोगों ने हालात खराब करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने घुसपैठ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश करी, वो लोग अब परेशान हैं, वो बौखलाए हुए हैं, और वो बौखलाए हुए लोग इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, मेरा एक सवाल जो काफी समय से मेरे मन में है, मैं पूछ लेती हूँ। एसआईआर का विरोध आप कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ ही राहुल गांधी ये बात करते हैं कई सारे फेक वोटर्स हैं। तो ऐसे में आप हैं किस साइड? आप चाहते हैं कि वोटर रिवीजन हो या नहीं चाहते हैं कि नहीं हो? क्या चाहते हैं आप? नहीं, दो चीज है। देखिए, वोटर रिवीजन, मतदाता सूची को शुद्ध होना, ये चुनाव आयोग का है।
लेकिन सवाल ये है, अभी भारतीय जनता पार्टी को साथी को आप सुन रही थी, ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए चले आ रहे हैं, रोहिंग्या चले आ रहे हैं, बांग्लादेशी चले आ रहे हैं, तो साहब गृह मंत्रालय किसके पास है? ये निर्वाचन आयोग का काम होगा क्या? गृह मंत्रालय भी निर्वाचन आयोग के दिन हो गया है, या निर्वाचन आयोग इस समय गृह मंत्रालय का दिन हो गया? दूसरी बात, आप सुन लीजिए, अरे आप सुनिए तो, आप सुन लीजिए भाई, नहीं इस तरह, अरे सुनिए, मैं मुझे मालूम है मिट्टी लगना स्वाभाविक है, सच का सामना नहीं करना चाहते, उन चोरों को हो रहा है, उन घटिया लोगों को हो रहा है, चोरी पकड़ के सरकार है, मैं बता रहा हूँ कैसे, आप सुनिए तो, तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, वो बोलाए हुए हैं। रुक जाइए, हमारे साथ रत्नेश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी, तो इस समय बात हो रही है इस पोस्टर की, इस पोस्टर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि भगवान कृष्ण को साथ लेकर एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। रत्नेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पोस्टर इस समय विवादों में लगातार बना हुआ है और हमारे साथ लगातार धर्मेंद्र जी भी बने। धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, हमसे आपने सवाल पूछा। जी जी जी, बोलिए। 2022 में हमने दिखाया किस तरह से एक बूथ पर 20 से लेके 50 से अधिक वोट काटे गए और विद एफिडेविट दिया। 2022 के एफिडेविट का जवाब अब कलेक्टर्स को आगे करके 2025 में दे रहे हैं। ये तो सिद्ध हो जाता है कि लोग कुछ छुपाना चाहते थे और उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर 22 से लेकर के 25 तक आज तक इन्होंने हमारी एफिडेविट पर कार्रवाई नहीं की तो सीधे चोरी पकड़ी गई। और 52 ऐसे विधानसभा है जो 5000 या उसके नीचे से चुनाव में रिजल्ट चेंज हुआ है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की 2022 की सरकार पूर्णतः अवैध और अलोकतांत्रिक है, नंबर 1। नंबर 2, एसआईआर सवाल एसआईआर का विरोध का नहीं, सवाल एसआईआर की टाइमिंग का है। एसआईआर आपने कब किया? जब आप जान रहे चुनाव नजदीक आ गया है। आपने 1 महीने से कम समय में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर बड़े पैमाने पर प्रवासी हैं, जहां पर बॉम्बे, दिल्ली, दुबई से लेकर के सिंगापुर तक से लेकर के तमाम जगहों पर नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। ऐसे समय में बाढ़ की विभीषिका से बिहार प्रभावित है। ऐसे समय में आप अचानक 65 लाख लोगों का वोट काट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, तब नीयत खराब होती। चुनाव आयोग से हम सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं नहीं रोहिंग्या। क्या ये तय होना चाहिए इस देश में कि चुनाव आयोग का काम है कि कौन बाहर से अंदर आएगा, कौन अंदर से बाहर जाएगा, कौन किस देश का नागरिक है? और लगातार हार रहे हो, इसलिए आपको कोई स्वीकार नहीं रहा है, जनता आपको मान नहीं रही है। नहीं, वो तो 24 में उत्तर प्रदेश। अवनीश जी, सवाल तो विपक्ष पूछता ही है कि चुनाव आयोग पर जब जब सवाल उठते हैं तो बीजेपी उनका जवाब देने पहुंच जाती है, जो कि शक पैदा करता है, विपक्ष का कहना है। और बी टीम तो आपको कहा ही जाता है। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है। विपक्ष हमेशा अच्छे काम का विरोध करेगा, सुधारों का विरोध करेगा, अच्छी चीजों का विरोध करेगा, सच का विरोध करेगा। ये झूठे फरेबी और मक्कार लोग ये नहीं चाहते कि सत्ता को हत्याने वाला केस खत्म हो चुका है। चुनाव एक होगा, जनता इनको पहचान रही है और लगातार इनको औकात दिखा रही है उनको। 2012 के बाद समाजवादी पार्टी नहीं जीती है और न जीत पाएगी। हमेशा के लिए जनता उनको दुत्कार चुकी है और नकार कर बाहर कर चुकी है। वो गेम में नहीं है, वो केवल एंट्री पाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो जनता पसंद नहीं कर रही है और जनता कतई पसंद नहीं कर रही है। जितना इस तरह की हरकत करेंगे जनता उनको उतनी दूर भगाएगी। सरकार है तो सरकार जनता ने चुनी है। लोकतंत्र में जिसके साथ जनता होती है उसी की बात होती है और बात उसकी होती है जो सही पे खड़ा होता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक और मेरा मूल सवाल आपसे, आप विपक्ष में हैं, राहुल गांधी आपके साथ में हैं, जो हमने देखा है किस तरीके से पीपीटी प्रेजेंटेशन उनकी ओर से दी गई और जो पूरा डेटा था वो सीएसडीएस के डेटा पर आधारित था और ऐसे में सीएसडीएस के सर्वे जिस पर हल्ला काटा जा रहा है अब भी विपक्ष की ओर से, उसके चीफ संजय ने ये दावा किया है कि हमसे कुछ गलतियां हुई है और उन्होंने अपना एक्स पर जो पोस्ट था उससे भी डिलीट कर दिया है। तो ऐसे में आपका पूरा डाटा भी इसके चलते गलत साबित होता है। देखिए, ऐसा सीएसडीएस था कि नहीं था इसको मुझे नहीं जानकारी, न इस पर इनको जानकारी, ये कयास लगाया जाए। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हम 18,000 विद एफिडेविट जो हमने आपत्तियां दाखिल की थी उसका क्या हुआ? विद एफिडेविट, विद फोटो, इनकी प्रमाणित मतदाता सूची
डिलीटेड मतदाता सूची, हमारे प्रत्येक व्यक्ति का एफिडेविट और उसका जो निर्वाचन आयोग का फॉर्मेट है, जब हमने उसके साथ समय से निर्वाचन आयोग को फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस आज मेल के साथ हमने दिया था, तो आज तक 3 सालों में निर्वाचन आयोग ने क्या किया, क्या ये दर्शाता नहीं है कि 2022 में फर्जी तरीके से वोट काट करके फर्जी वोटिंग करा के उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई गई कि नहीं बनाई गई? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। दूसरी बात, जब निर्वाचन आयोग पीसी करने आता है, निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग, न कांग्रेस या किसी दल का निर्वाचन आयोग नहीं है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी जवाबदेही देश के करोड़ों लोगों के प्रति और तमाम राजनीतिक दलों के प्रति है। लेकिन वो आते हैं तो केवल एक राजनीतिक दल से बार बार सवाल पूछते हैं, दूसरे 2-3 चीज कहते हैं। कहते साहब देखिए कितना इनप्रैक्टिकल इन्होंने कहा कि तमाम लोग ऐसे इस देश में रहते हैं जिनका मकान नंबर 0 इसलिए लिखा जाता है तो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता। मान लिया हम तमाम लोग हैं, गरीब पिछड़े लोग हैं इसमें, लेकिन जब उनका घर के सामने आप शून्य लिख रहे हो तो उनको जब वो कागज क्या फुटपाथ पर लेके सोते हैं? वो आप जब जो उनसे कागज मांगते हैं वो फुटपाथ पर लेके सो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया जाएगा, आप भाजपा से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? जाओगे ठीक है, चलिए वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, उस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बस्ती एसपी अभिनंदन ने तबादला किया है। संजय कुमार एसएचओ लालगंज बनाए गए हैं, विश्व मोहन राय नगर एसओ बने हैं, तो वहीं सोनहा एसएचओ बने हैं चंदन कुमार। प्रदीप सिंह मुंडेरवा एसओ बनाए गए हैं, आलोक श्रीवास्तव कप्तानगंज एसओ बनाए गए हैं। अपराध शाखा में अधिकारियों को भेजा गया है, तो ऐसे में एक नई जिम्मेदारी के साथ तमाम अधिकारी आपको नजर आएंगे और इसी के साथ कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की ओर ये कवायद। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर फिर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के डीएम अचानक सक्रिय होने से ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग का एफिडेविट नहीं मिला है और ये दावा झूठा था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 18,000 शपथ पत्रों पर डीएम के सतही जवाब गंभीर संदेह पैदा करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने सालों बाद अचानक कार्रवाई क्यों हो रही है। सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि डीएम या चुनाव आयोग में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है और इस पूरे मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी में पकड़े गए घपलों पर आयोग की सफाई को अविश्वसनीय बताया। खबर बदायूं से है, जहां जनपद के सहसवान तहसील क्षेत्र के विकासखंड दहगवा के गांव रामजीत का नगला आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव की हालत इस कदर खराब है कि रास्ते पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। गांव की गलियां और मुख्य रास्तों पर घुटनों तक कीचड़ और जलभराव है। बारिश और नाले के पानी से हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि घर के अंदर तक गंदा पानी भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 सालों से कोई विकास कार्य यहां पर नहीं हुआ है। गांव के बच्चे स्कूल जाने की जगह कीचड़ में और मच्छरों के बीच बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्कूली छात्र समय पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो बच्चों को पढ़ने की जगह अस्पताल का रास्ता पकड़ना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि बैलगाड़ियां तक रास्तों से नहीं निकल पा रही हैं। गांव के लोग सरकार से बार बार इस बारे गुहार लगा चुके हैं। जल्द से जल्द रास्तों की मरम्मत और नालों की सफाई कराने की मांग की जा रही है ताकि गांव को जलभराव और बीमारियों से राहत मिल सके। समस्या यही है सर, हम तो बिल्कुल महादुखी हो रहे हैं। बाइक इसमें खड़ी है, 50 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं बाइक खड़ी करने के, घर बाइक पहुंच नहीं रही है और बच्चे भी हमारे बीमार पड़े। स्कूल एक भी पढ़ने जा नहीं रहा है, जब से बारिश शुरू है स्कूल का मुंह बच्चों ने नहीं देखा है, बीमार भी पड़े हैं। परसों दवाई लेके आया हूँ, 200 रुपये लिए, अब खाने को पैसे नहीं है, 200 इलाज को कहाँ से लाऊं? ये तो बताओ। रास्ता ठीक हो जाएगा, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे हमारे। मच्छर बनने डेंगू है सर, प्योर डेंगू, मच्छर नहीं है डेंगू है। क्या करें, मजबूरी है हमारी, लाचारी है। बड़ा किस्मत खराब है ऐसी जगह, हम तो क्या बताएं। 10 साल हो चुके, 10 साल से खराब है। 10 साल से इतना खराब है। ये देखो, आप ही देख लो, मैं शायद आपको चल के दिखाऊं इसमें या निकल के दिखाऊं। एक भी घर ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई भी, अगर हमारा कोई रिश्तेदार आ जाए वो बैग पीठ पे लादे घर पहुंच जाए। शॉर्टकट से ईंट पत्थर डाल के उन्हें ले जाना पड़ता है। घर पे रिश्तेदार है वो तो ले जाने पड़ेंगे। यहाँ समस्या ये है कि मतलब बच्चे पढ़ने को जाते हैं तो जाए कहाँ पा रहे हैं, सब कीचड़ से ही परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। फिर वे मना करते हैं, कहीं हॉस्पिटल ले जाने को भी रास्ता नहीं है। फिर तो ये मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। गाँव का। हाँ,
कौन सा गांव पड़ता है आपका? ये रामजीत का नंगला। हम जहाँ गांव के लिए विकास चाह रहे हैं, पब्लिक ज्यादा परेशान है, पूरा गांव परेशान है, या विकास चाह रहे हैं मोदी की तरफ से। जब बच्चे स्कूल वाले प्रभावित, हाँ सब परेशान हो गए यहाँ निकलने के लिए, पौधे जो है ट्रैक्टर वगैरह ये सब मोटरसाइकिल सब परेशान है यहाँ निकलने के लिए। हाँ, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं विधायक लोग, यहाँ विकास कोई नहीं करता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।